हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए यूपी लैंड लॉज के अंतर्गत एक नया टॉपिक, राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट। राजस्व न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जिसे कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई किसी भूमि के लगान, मालगुजारी या लाभ से संबंधित किसी वाद या अन्य वाद कार्रवाइयों को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार किसी प्रदेशीय अधिनियम के अंतर्गत हो, परंतु इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल न्यायालय शामिल नहीं हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 की उपधारा 8 के अनुसार ये राजस्व न्यायालय हैं। पहला राजस्व बोर्ड तथा उसके सदस्य, दूसरा कमिश्नर तथा अतिरिक्त कमिश्नर, तीसरा कलेक्टर तथा अतिरिक्त कलेक्टर, चौथा सहायक कलेक्टर, पांचवा बंदोबस्त अधिकारी, छठवां सहायक बंदोबस्त अधिकारी, सातवां अभिलेख अधिकारी और आठवां सहायक अभिलेख अधिकारी और आगे है तहसीलदार। अधिकांश राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। जब राजस्व अधिकारी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम अथवा भूलेख नियमावली के अंतर्गत कार्य करते हैं उस समय वे राजस्व अधिकारी होते हैं। अर्थात जब अधिकारियों का राजस्व अभिलेखों की तैयारी, उनका सत्यापन, मानचित्रों, फील्ड बुकों, रजिस्टरों के निर्माण तथा रखरखाव से अथवा अन्य प्रशासनिक कार्यों अर्थात अभिलेखों का मुआयना करना, अधीनस्थ राजस्व अधिनियमों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना अथवा फैसलों के विरुद्ध की गई विभागीय अपीलों का निर्णय करना आदि से संबंधित होता है, उस समय राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तथा जब यही राजस्व अधिकारी पक्षकारों के विवादों के निपटारे का कार्य करते हैं तथा उस समय राजस्व न्यायालय नियमावली यानी रेवेन्यू कोड मैनुअल से प्रशासित होते हैं, उस समय वे राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। आगे राजस्व बोर्ड की शक्तियाँ। तो राजस्व बोर्ड की शक्तियाँ हैं, पहली प्रशासनिक शक्तियाँ, दूसरी न्यायिक शक्तियाँ और तीसरी नियम बनाने की शक्ति। तो पहली प्रशासनिक शक्तियाँ, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राजस्व बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत वर्णित मामलों में मुख्य नियंत्रण शक्ति के रूप में कार्य करेगा, परंतु न्यायिक मामलों को छोड़कर राज्य सरकार बोर्ड को आवश्यक निर्देश देने के साथ साथ उसकी गतिविधियों का नियंत्रण कर सकेगी। राजस्व बोर्ड की प्रशासनिक शक्तियां हैं, पहली बंदोबस्त संबंधी अधिकार, दूसरी भू राजस्व की वसूली और तीसरा नक्शों तथा अभिलेखों की तैयारी तथा रखरखाव और चौथी अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की अपीलों का निस्तारण। इन सभी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग राजस्व बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के अधीक्षण तथा नियंत्रण में किया जाता है। दूसरी है न्यायिक शक्तियां। धारा 5 घोषित करती है कि राजस्व बोर्ड अन्यायिक मामलों में तो राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण में कार्य करेगा, परंतु वादों के निस्तारण, अपील, निर्देशन तथा पुनरीक्षण के मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। राजस्व बोर्ड की न्यायिक शक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अपीली शक्ति, दूसरा पुनरीक्षण की शक्ति और तीसरा पुनर्विलोकन की शक्ति। तो अपीली शक्ति, राजस्व बोर्ड स्वतः विचार न्यायालय नहीं है। प्रारंभिक स्तर पर बात सीधे राजस्व बोर्ड में दायर नहीं किया जा सकता है। राजस्व बोर्ड की मुख्य न्यायिक शक्ति अपील तथा पुनरीक्षण में प्रयोग होती है। कमिश्नर द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध राजस्व बोर्ड में अपील की जाती है। दूसरा पुनरीक्षण की शक्ति, राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण की शक्ति उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 219 के अनुसार तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की धारा 333 के अनुसार प्राप्त है। तीसरा पुनर्विलोकन की शक्ति, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम के अंतर्गत राजस्व बोर्ड सबसे बड़े न्यायालय के रूप में निर्मित किया गया था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल अत्यंत थोड़े से मामलों में ही की जा सकती थी। इसी कारण राजस्व बोर्ड को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया। तीसरी नियम बनाने की शक्ति,
वर्तमान समय की शासन की कार्यप्रणाली है कि नीति निर्धारण का कार्य विधायिका स्वतः करती है तथा उसका कार्य रूप में परिणत करना कार्यपालिका का कार्य होता है। किसी नीति विशेष अथवा अधिनियम विशेष के कार्यान्वयन में कौन कौन सी समस्या आएंगी तथा उनको किस प्रकार सुलझाया जाएगा, यह जानकारी विधायिका को अधिक होती है। इसी कारण वर्तमान समय में सरकारों को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। इस अधिनियम की धारा 234 के अनुसार राष्ट्र बोर्ड को इस धारा में वर्णित विषयों पर नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।